आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP टीच में। तो दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने जैसे कि आप जानते हैं N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कर दिया है। और एक और क्वेश्चन था नेज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट किया है। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। यानी कि मतलब कि हमें अर्धचालकों के बारे में यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है और उसमें 1 अंकीय, 3 अंकीय तथा 4 अंकीय प्रश्नों के बारे में हमसे पूछेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इसे अर्धचालक के प्रकार। जैसे कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले इसमें बता देता हूँ कि इसमें कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अपन से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं जिसमें जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए लास्ट तक देखें। यहाँ पे लग रहा है अर्धचालक के प्रकार, यानी कि सबसे पहले हमें अर्धचालक के बारे में बताना है। तो अर्धचालक क्या होते हैं? तो अर्धचालक उन चालकों कहते हैं जिनकी चालकता प्रतिरोधी तथा चालकों के मध्य में होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अब देखते हैं अर्धचालक के प्रकार। तो यहाँ पे अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। जैसे कि नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक तथा अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक, यानी कि इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। नंबर 2 पे है अपद्रव्य या अशुद्ध अर्धचालक। देखते हैं हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि नेज अर्धचालक, इसके बारे में डेफिनेशन में जानते हैं। नेज अर्धचालक उन अर्धचालकों को कहते हैं जिनमें चालकता अपने निजी गुणों के कारण आती है। मतलब इनकी चालकता स्वयं के कारण ही आती है, उन्हें कहते हैं नेज अर्धचालक। किसी बाहरी परमाणु या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण नहीं। मतलब जिनकी चालकता कोई भी बाहर से आया हुआ, जैसे कि बाहरी परमाणु या अशुद्धि, जैसे कि लोहा, प्लास्टिक, कांच आदि की अशुद्धि मिलाने से देने से इनमें चालकता का गुण नहीं आता। तो देखते हैं उदाहरण में क्या लिख रहा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम नेज अर्धचालक हैं। इसका मतलब यह कि सिलिकॉन Si इसका परमाणु क्रमांक होता है 14 और जर्मेनियम इसका परमाणु क्रमांक होता है 32। सिलिकॉन और जर्मेनियम नेज अर्धचालक हैं। अब वो 1 नंबर की ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि नेज अर्धचालक के उदाहरण लिखिए। तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा सिलिकॉन और जर्मेनियम नेज अर्धचालक के उदाहरण हैं। और यहाँ पे लिख रहा है नेज अर्धचालकों को शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। इसमें मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नेज अर्धचालकों को ही शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। आगे देखते हैं। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14। अभी मैंने बताया कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। सिलिकॉन परमाणु क्रमांक 14 और जर्मेनियम परमाणु क्रमांक 32 के वाहक कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि किसी भी परमाणु के वाहक कोष में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यहाँ पे लिख रहा है कि 0 केल्विन या कम ताप पर 0 केल्विन का मतलब होता है 0 टेम्परेचर पर या कम ताप पर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में प्रत्येक परमाणु अपने चारों ओर के 4 परमाणुओं से एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में समझा देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा है बना लेते हैं, फलस्वरूप उसे स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। मतलब कि उसे जब वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके उपसहसंयोजक बंध बना लेता है तो उसे एक स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वह किसी भी परमाणु के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता। जिस परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाता है वह किसी से कोई क्रिया नहीं करता। जैसे कि समूह 18 के सभी तत्व, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन्हें स्थायी विन्यास प्राप्त इसलिए है किसी से कोई क्रिया नहीं करती। देखते हैं जिससे सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में विद्युत चालन के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रह पाता। किसी भी तत्व में विद्युत का चालन तब रहता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसे स्थायी विन्यास प्राप्त हो गया है। अतः 0 केल्विन या कम ताप पर, 0 केल्विन का मतलब होता है 0 टेम्परेचर या कम ताप पर, सबसे कम ताप पर जैसे कि 1-2 डिग्री पे दोनों क्रिस्टल
विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। विद्युत रोधी का मतलब होता है कि जिनमें कोई भी मतलब कि जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाते हैं अब। परंतु कमरे के ताप या सामान्य ताप पर गर्म करने पर सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। जैसे ही इन्हें कमरे के ताप पे लाते हैं या फिर सामान्य ताप पर, जैसे कि 25 डिग्री 30 डिग्री जो भी वहाँ का सामान्य ताप रहता है, जब उन्हें वहाँ पर लाया जाता है तो गर्म करने पर या उन्हें कुछ टेम्परेचर जैसे कि उन्हें गर्म करते हैं तो सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, जिससे एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता जाता है। जैसे कि उसका एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता जाता है और इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से रिक्त हुए स्थान को होलिया विभव कहते हैं। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर होल टाइप कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? होलिया विभव कहते हैं। मतलब जहाँ भी रिक्त स्थान रह जाता है उसे होलिया विभव कहते हैं। तो समझते हैं डायग्राम से। यहाँ पे दिया है जर्मेनियम, इसके वाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी दिया है जर्मेनियम वाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे दिया है जर्मेनियम वाहतम कोष में 4 और यहाँ पे है तो ये इसका केंद्रीय परमाणु है जर्मेनियम के पास 4। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यहाँ पे सहसंयोजक बंध बना लेता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये एक इसका हो गया, इसके साथ भी कर ली इसने तो एक इसका हो गया, इसके साथ कर ली तो एक इसका और एक इसका, ये सहसंयोजक बंध बना लिए और एक इसे दे दिया तथा एक इसका मिला के सहसंयोजक बना लेते हैं। तो ये कौन से ताप पे है? 0 केल्विन ताप पे, यानी कि 0 टेम्परेचर पे है, 0 केल्विन ताप पे बना। अब देखते हैं सामान्य ताप पे। तो यहाँ पे सामान्य ताप पे या फिर इन्हें गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाते हैं तथा रिक्त हुए स्थान को होलिया विभव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है होलिया विभव और यहाँ पे लिख रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया था, इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब देखते हैं नंबर 2 पे लिख रहा है अपद्रव्य अर्धचालक। अभी हमने पढ़ा था कि नेज अर्धचालक और शुद्ध अर्धचालक, और नंबर 2 पे था अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। तो हम थोड़ा अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अशुद्धि युक्त अर्धचालकों को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। अब अशुद्धि अर्धचालक कौन से होते हैं? जिनमें भी मतलब कि जिनमें नेज अर्धचालकों में पंच संयोजी तत्व और त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिला देते हैं, उनसे प्राप्त अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे इन्हें अशुद्ध अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, जैसे कि पंच संयोजी या त्रिसंयोजी। इस प्रकार से हमें 2 प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है कि पंच संयोजी या त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने देंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है कि पंच संयोजी तत्व क्या रहते हैं? तो पंच संयोजी तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनके वाहतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और त्रिसंयोजी तत्व किन्हें कहते हैं? उन्हें कहते हैं जिनके वाहतम कोष में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि पंच संयोजी में ले लेते हैं एंटीमनी, Sb एंटीमनी, फास्फोरस हो गया। और यहाँ पे त्रिसंयोजी में लेते हैं बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम आदि। और इनसे जो प्राप्त होते हैं मतलब कि अपद्रव्य अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार के अर्धचालक तथा P प्रकार के अर्धचालक। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, जैसे कि नेज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए और N प्रकार के अर्धचालक तथा P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। और हम अभी N प्रकार अर्धचालक तथा P प्रकार अर्धचालकों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल MPTeach को सब्सक्राइब कर दें।